नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती आज से शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ ही देर में चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करने वाला है। और इसके साथ ही ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की सत्ता की उल्टी गिनती भी शायद अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी पर अब पहले से कहीं अधिक हमलावर हो गए हैं। तेज उनके हमले हो चुके हैं। आप जानते हैं कि राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। न्याय यात्रा आज आखिरी दिन है, जो कि भिवंडी में अभी महाराष्ट्र में राहुल गांधी हैं। वहां उन्होंने आज एक जोरदार जनसभा की और उसमें ऐसी ऐसी बातें उठाई जिनसे बीजेपी, जो पहले ही राहुल गांधी से डरती थी, अब और ज्यादा थरथरा गई है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि बीजेपी नेताओं के जो बयान आने शुरू हो चुके हैं और उसके पहले जिस तरीके से बीजेपी लगातार आक्रामक होने की जगह बचाव की मुद्रा में दिखने लगी है, उससे ये समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी का जो डर है वो बीजेपी पर अब और बढ़ चुका है, ज्यादा हावी हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र में इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला उठाया, शिवसेना और एनसीपी को कैसे बीजेपी ने तोड़ा, इसकी बात की। उन्होंने इसके साथ ही आदिवासियों को और महिलाओं को, श्रमिकों को किस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है, ओबीसी का मामला, ये तमाम बातें उठाई। और आप जानते हैं कि राहुल गांधी सामाजिक और आर्थिक न्याय के साथ साथ कभी बेरोजगारी, कभी महंगाई, कभी चीन की घुसपैठ, इन तमाम मसलों पर बीजेपी के सामने ऐसे ऐसे सवाल रखते रहे हैं जिनके जवाब बीजेपी कभी नहीं दे पाई। लेकिन अब राहुल गांधी ने एक और बड़ा मसला बीजेपी के सामने खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे कोविड में हुई मौतों का सीधा संबंध बीजेपी की घूसखोरी, जिसे कह सकते हैं, उससे जोड़ दिया है। आपको मैं बता दूं कि राहुल गांधी ने यह कहा कि जिस वक्त कोरोना में लाशों का ढेर लग रहा था, उस समय बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को हजारों करोड़ों रुपए कैसे मिल रहे थे। आइए पहले राहुल गांधी की ये बाइट सुन लेते हैं। हिंदुस्तान में 50 लाख लोग कोविड के कारण मरे हैं, आपको पता तक नहीं लगा। आपका भाई मर गया, माता पिता मर गए। आज सब हिंदुस्तान की जनता को नहीं मालूम कोविड में कितने लोग मरे। मैं बताता हूं, 50 लाख कम से कम कोविड में मरे हैं। और जब कोविड हिंदुस्तान में लाशों की ढेर बना रहा था, तो वैक्सीन वाली कंपनी नरेंद्र मोदी को पैसा दे रहा था। एक तरफ आपकी लाशें, दूसरी तरफ वैक्सीन वाली कंपनी, क्या नाम था उसका, सीरम इंस्टीट्यूट सीधा नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को करोड़ों रुपए पकड़ा रहा था। नरेंद्र मोदी जी आपसे कह रहे भैया थाली बजाओ, फोन जलाओ। आप थाली बजा रहे हो, आप फोन जला रहे हो, आपके जेब में से पैसा निकालकर पूना वाला सीधा बीजेपी को दे रहा है। कोविड में आपसे चोरी की, कोविड में कोवैक्सीन वैक्सीन से, सड़क से, डिफेंस इंडस्ट्री से लिस्ट निकली है भाई और बहनों। कंपनी की लिस्टें देख लो, हफ्ता लेता है, इंटरनेशनल लेवल का हफ्ता चल रहा है हिंदुस्तान में। और जो भी चू करता है ना, उसको अमित शाह, सीबीआई, ईडी ये डरा के चुप करा देता है। यहां पे मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे शिवसेना को, एनसीपी को तोड़ा कैसे? ये हाँ, मगर कैसे? ये क्या आपको लगता है, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो एमएलए भागे हैं, ये फ्री में भागे हैं क्या? इनको सबको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फिट किया है।
इलेक्टोरल बॉन्ड में हफ्ता लेते हैं और फिर महाराष्ट्र की सरकार तोड़ते हैं, गोवा की सरकार तोड़ते हैं, मणिपुर की सरकार तोड़ते हैं, अरुणाचल की तोड़ते हैं। ऐसा जहां भी इनको सरकार तोड़नी होती है, एक तरफ अमित शाह खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ अदानी खड़ा हो जाता है, तीसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़ा हो जाता है और फिर इनका काम 2 मिनट में शुरू हो जाता है। तो देखा आपने, ठेठ कबीराना अंदाज में राहुल गांधी बीच सड़क पर खड़े होकर खरी खरी कह रहे हैं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है लाग लपेटने की, उन्हें कोई जरूरत नहीं है इशारों में अपनी बात कहने की, उन्हें कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही बीजेपी से डरने की। और शायद राहुल गांधी की यही निडरता इस समय बीजेपी के डर का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। राहुल गांधी ने नारा भी दिया है, डरो मत। और अब राहुल गांधी का ये नारा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो उनकी सभा में जिस कदर भीड़ जुटी हुई है, ये तमाम लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस नारे को अपने दिल में अमल करते हुए ही वहां पर इकट्ठे हुए हैं। वो बिना डरे राहुल गांधी की बात सुनने के लिए आए हैं। और जब लोगों में ये जागरूकता आ जाएगी, लोग जब ये जानने लगेंगे कि किस तरह उनकी जेब से पैसा लिया गया, उस समय लिया गया जब उन्हें सबसे ज्यादा सरकार की मदद की जरूरत थी, उस समय लिया गया जब उन्हें किसी की सांत्वना की जरूरत थी, और उस समय राहुल गांधी उस समय भी वो यही बात बता रहे थे कि किस तरह से आप लोग को लूटा जा रहा है। और आज भी उन्होंने यही बताया कि कैसे आपकी मुसीबत में आपको और दबाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। तो राहुल गांधी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं और चुनाव के समय में बीजेपी के लिए इतनी मुश्किलों का सामना करना क्या आसान हो पाएगा? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। अमलेंदु जी, राहुल गांधी जिस तरह से बिल्कुल बेलौस अंदाज में वो बता रहे हैं कि बीजेपी ने कैसे जनता को लूटने का काम किया है, क्या बीजेपी अब उन पर राहुल गांधी पर हम ये देखते हैं कि लगातार बीजेपी उन पर हमले करते रही है, क्योंकि राहुल गांधी एक वो नेता हैं लगातार बीजेपी के लिए जो मुसीबत बने हुए हैं। शुरू से बीजेपी को सबसे ज्यादा डर जो लगता है वो राहुल गांधी से लगता है, गांधी परिवार से लगता है। लेकिन अब राहुल गांधी ने खुलकर बता दिया है कि हम बिल्कुल डरने वाले नहीं हैं, हम चुप नहीं रहने वाले। वो पहले भी नहीं डरे, वो अब भी नहीं डर रहे हैं। पहली यात्रा में उन्होंने बीजेपी के लिए पहली मुश्किलें खड़ी कर दी थी, और अब इस दूसरी यात्रा का आखिरी दौर जो है ये बीजेपी के लिए क्या आखिरी धक्का साबित होगा? अमलेंदु जी। निश्चित तौर पर सर्मित्रा जी, राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं वो असल में भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी पैदा करने वाली हैं। और साफ तौर पे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, और जैसा कि आपने भी कहा कि राहुल गांधी लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति में जितने भी राजनेता हैं उनमें सबसे ज़्यादा आक्रामक जो है वो राहुल गांधी के ऊपर ही है। और उसका कारण साफ साफ है कि राहुल गांधी ने असल में भारतीय जनता पार्टी की जो डर की राजनीति थी उसके खिलाफ जो नारा दिया डरो मत, वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी के डरो मत नारा देने के बाद जो और विपक्षी दल थे, जो छोटे दल थे, जो क्षेत्रीय दल थे, उनके अंदर भी एक हिम्मत आई और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरना बंद कर दिया। अब राहुल गांधी जिन बातों को कह रहे हैं वो बातें तमाम छोटे दल जो हैं या क्षेत्रीय दल जो हैं वो भी उन बातों को सबको कहने लगे, और पूरे देश के अंदर एक माहौल बनना शुरू हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डर का कारोबार है उस डर के कारोबार को राहुल गांधी ने ज़बरदस्त तरीके से चुनौती दी है। और उसका नतीजा सिर्फ माहौल बनने में ही नहीं हुआ, बल्कि जिस तरीके से चाहे वो झारखंड में हुआ हो, चाहे हिमाचल में हुआ, जो सरकारें गिराने की कोशिशें हुई और उसको जिस तरीके से विफल किया गया, उससे भी ये बात साफ समझ में आ गई कि अभी डर का कारोबार जो है इसको सीधी चुनौती मिलना शुरू हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा राजनीतिक कारोबार जो है वो डर के ऊपर ही कायम है। तो जिस डर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार किया था, उस डर की जो दीवारें थीं वो भरभरा के अब गिर पड़ी हैं। और लोगों के अंदर अब ये बात निकल करके आ रही है कि अब इस सरकार से सवाल पूछने चाहिए, और वो जनता अब सवाल पूछ रही है। राजनेता तो पूछ ही नहीं, विपक्ष तो पूछ ही रहा है। आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव लगातार जो है सवाल पूछ रहे हैं, तेजस्वी यादव अब लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उधर ममता बनर्जी भी सवाल पूछ रही हैं, लोग तो अब सवाल पूछना शुरू कर चुके हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को अब जनता के
सवालों के जवाब देने होंगे। विपक्ष तो सवाल जवाब मांग ही रहा है, विपक्ष का काम है जवाब मांगना, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अब जनता जो है वो सड़कों पर आकर के भारतीय जनता पार्टी से जो है जवाब मांग रही है कि आपने अब तक किया क्या है, जो किया है उसका नतीजा क्या है, ये अब देश के सामने जो वो आना चाहिए। आप देखिए कि अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के, खासतौर से प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के जो सुर हैं वो किस तरीके से बदले हुए दिखाई पड़ते हैं। जो एक तरीके से पहले धमकी के सुर हुआ करते थे, वो धमकी के सुर अब याचना और अनुनय विनय में बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरीके से एक चिट्ठी 140 करोड़ वासियों को जारी की है और वो व्हाट्सएप के जरिए सब जगह भेजा गया है, तो आप समझ सकती हैं कि इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जहाँ से उनका पहले से दबदबा था, वहाँ भी अब उनको अनुनय विनय जो है एक तरीके से करना पड़ रहा है। और वो सारी चीज़ें जो डर और धमकी वाली होती थी, 400 पार के जो नारे होते थे और एक अकेला सब पे भारी था, अब वो एक अकेला सब पे भारी और 400 पार की बातें उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से पहले हुआ करती थी, आज से महीना भर पहले या 2 महीने पहले हुआ करती थी। तो ये बड़ा परिवर्तन आप देख सकती हैं किस तरीके से देखने में आ रहा है पूरे देश की राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छे तरीके से समझ रही है कि राहुल गांधी ने पहली यात्रा के जरिए जो नारा दिया था, डरो मत और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, उसने काम किया, लोगों के मन से डर निकला और लोगों को ये समझ में आने लगा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के मनों में नफरत फैला करके और पूंजीपति और कॉर्पोरेट घरानों के हित के लिए काम करती है। अब जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के सब सूचनाएं सामने आ रही हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हैं, और कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने एक तरीके से कहा, भारतीय जनता पार्टी को सीधी सीधी चेतावनी के अंदाज में कहा कि जब भी आपकी सरकार जाएगी उसके बाद इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कार्रवाई होगी और फिर कोई बचा नहीं पाएगा। यानी कि ये सीधे सीधे संकेत थे कि जो डर का माहौल बना करके और जिस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हासिल किए गए हैं, इसके ज़रिए दूसरे राजनीतिक दलों की पाइपलाइन काटने की कोशिश की गई है और तमाम उन लोगों से चंदे लिए गए हैं जो डिफ़ॉल्टर कंपनियां थीं, वो सब चीज़ें सामने आई हैं। तो इससे साफ हो गया है कि ये कहीं ना कहीं डर का कारोबार था। और जैसे कि आज भिवंडी में राहुल गांधी कह रहे थे, जो बाइट आपने सुनवाई भी, कि किस तरीके से शिवसेना के विधायकों को तोड़ा गया, वो कहना क्या वे फ्री में चले गए थे। यानी कि जो पैसा आपने इलेक्टोरल बॉन्ड से जरिए इकट्ठा किया या और अन्य तरीके से आपने इकट्ठा किया, उस धन का जो है इस्तेमाल वो कुल मिलाकर के विधायकों की खरीद फरोख्त में किया गया। ये चीज़ें अब सामने आने लगी हैं और ये एक सामान्य समझ जनता की जो बनने जा रही है और बनती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको चाणक्य नीति कहती थी, असल में वो चाणक्य नीति जो है वो एक तरीके से राजनीति के जो भी आप कह सकती हैं कि वो एक अनैतिक काम है और उसको भारतीय जनता पार्टी चाणक्य नीति कह रही थी। इसीलिए राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों के जवाब आज भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आज ही गृहमंत्री अमित शाह जो थे वो एक कॉन्क्लेव में थे और उस कॉन्क्लेव में वो कह रहे थे कि बिहार में भी उनका गठबंधन होने में 1 हफ्ते का समय लग जाएगा। यानी आप तो जो थे, आप तो कह रहे थे कि मोदी जी के सब छत्र छाया है, मोदी जी कहते हैं वो सब कुछ हो जाता है, सब मान जाते हैं, आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा देते हैं। तो जो युद्ध रुकवा सकते हैं आप रूस और यूक्रेन का, वो आप अपना गठबंधन बिहार में अभी 1 हफ्ते तक और तैयार मतलब तय नहीं कर पाएंगे, जबकि आज चुनाव की घोषणा होने जा रही है। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है और देखा जा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के दबाव में दिखाई पड़ रही है। आपको याद होगा सर मित्रा जी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो रूट पहले तय हुआ था, उसमें राहुल गांधी का 2 बार ही बिहार में प्रवेश था और तीसरी बार जब वो धनबाद गए थे वो उनके रूट में नहीं था पहले, और बाद में जब वहाँ विश्वास मत बात हुई उसके बाद फिर राहुल गांधी का वहाँ रूट तय हुआ धनबाद का, और फिर वहाँ तेजस्वी ने जिस तरीके से उनकी जीप चलाई, तेजस्वी राहुल गांधी के सारथी बने, और उसके बाद जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा और 3 मार्च की जो पटना की रैली हुई उसमें जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा और राहुल गांधी को लेकर के वहाँ लोग जिस तरीके से अधीर थे और उनको सुनना चाहते थे, उससे ये बात एक समझ में आ गई भारतीय जनता पार्टी वो कि अब देश का माहौल बदल चुका है। और राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से सड़क पर रहे हैं, एक साल पहले जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा की एक तरीके से कहा जाए सप्लीमेंट्री करते रहे, समाज के विभिन्न तबकों से जाकर के मिलते रहे। उसके बाद जो उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है और उसके बाद जो वो 5 गारंटियाँ जिस तरीके से दे रहे हैं, उसमें ये साफ झलकता है कि राहुल गांधी सड़कों पे बेवजह नहीं रहे हैं। जनता से उन्होंने लगातार संवाद किया है, लोगों की समस्याएं समझी हैं, लोगों की समस्याएं जानी हैं, और जो समस्याएं समझी हैं तो उसके आधार पर ये जो है गारंटियां दी जा रही हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किस तरीके से वहाँ पॉलिसीज लागू की जाएंगी और जनता की समस्याओं का हल किस तरीके से निकाला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा पाए या राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे पाए। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में घिरी हुई दिखाई पड़ती है और इसके लिए हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे इसके लिए जो श्रेय दिया जा सकता है या इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है वो राहुल गांधी को दी जा सकती है। सर मित्रा जी,
जी बिल्कुल अमलिंदु जी, राहुल गांधी जो बातें अभी कह रहे हैं यही बातें वो पहले भी कहते थे। फर्क इतना ही था कि पहले उनकी बातों को भारत के लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि मीडिया उनकी छवि बहुत गलत तरीके से बनाता था। और राहुल गांधी ने खुद पिछले यात्रा में ये बात कही है कि हजारों करोड़ रुपए मेरे ऊपर बर्बाद कर इन लोगों ने, लेकिन एक झटके में, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की और 4000 किलोमीटर पैदल चलना कोई आसान बात नहीं है। अब लोग, मीडिया इस चीज को दिखाए ना दिखाए, लेकिन लोग तो ये सच को देख ही रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि इस यात्रा के बाद और अभी जो हम राहुल गांधी का एक अंदाज देख रहे हैं, बातें वही हैं। वो पहले भी बीजेपी की गलतियों को उजागर करते थे, तार्किक तरीके से उनकी गलतियां, उनके फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी के अंदाज में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब राहुल गांधी जो है थोड़ा अधिक मुखर होकर, या यूं कहना चाहिए कि वो अधिक स्पष्टता के साथ, जैसे वो ये बताते हैं कि उधर देखो मीडिया आपका कैसा ध्यान भटकाता है कि ये देखो बॉलीवुड, ये देखो क्रिकेट, ये देखो फलाना, ये ढिमकाना, ये, और उसके बाद वो आपकी जेब से अमित शाह इधर से पैसे निकालते हैं, उधर से अदानी पैसे निकालते हैं। आज भी इसी तरीके से उन्होंने ये बात याद दिला दी। लोग भूल जाते हैं, कई बार ये होता है कि हम रोजमर्रा की खबरों में ध्यान नहीं देते कि कैसे मोदी जी ने जब करोड़ों हजारों लोग मर रहे थे और हजारों लोग जब सड़कों पर मतलब पैदल चलने को मजबूर कर दिए गए थे, उस लॉकडाउन पीरियड में मोदी जी ने एक शगल दे दिया था कि आज आप ताली बजाओ, आज आप थाली बजाओ, आज आप दिया जलाओ, आज आप गरबा करो। ये इस तरह के काम जो है सरकार ने किए थे, जो बिल्कुल ही गंभीर किस्म के नहीं थे। और अब इनकी जो पोल है वो राहुल गांधी ने खोल ही दी है कि उस समय कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, चाहे वैक्सीन में या चाहे हॉस्पिटल्स में, खूब पैसा जो है लोगों से कमाया गया और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो जिनके अपने गए हैं कोरोना काल में, 2-3 साल पुरानी बात है, उनके दर्द तो अभी भी हरे होंगे और राहुल गांधी ने आज उनकी याद दिला दी है। और अब राहुल गांधी के साथ साथ अभी आप जो बोल रहे थे कि अखिलेश यादव है, चाहे तेजस्वी यादव है, हमने देखा कि अभी बीजेपी जो है ये फिर से अब न केवल राहुल गांधी पर, अब ये उन तमाम नेताओं पर हमलावर हो रही है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अभी अखिलेश यादव पर एक बहुत ही खराब किस्म का, बहुत खराब टेस्ट का एक विज्ञापन जो है बीजेपी ने जारी किया है, और जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव को धर्म के नाम पर दंगा कराने वाला, तुष्टीकरण करवाने वाला, माफिया और तमाम उन पे आरोप लगाए हैं। आपको याद होगा अमलिंदु जी, अभी इलेक्शन कमीशन ने कुछ दिन पहले राहुल गांधी को ये एक तरीके से नसीहत दी थी कि पॉकेट मार, जेब कतरा या पनौती जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो आज से इलेक्शन कमीशन अभी 3 बजे जब ये चुनाव की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी और इलेक्शन कमीशन के हाथों में एक तरह से देश की कमान रहेगी, तो आप क्या देखते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन कोई चेतावनी बीजेपी को भी जारी करेगा? देखिए सर मित्रा जी, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी को कोई चेतावनी जारी करेगा, मुझे इसमें थोड़ा संदेह है। और संदेह के पीछे कारण है। संदेह के पीछे कारण ये है कि एक तो जिस तरीके से 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है वो काफ़ी ज़्यादा विवादों के घेरे में है कि वो नियुक्ति किस तरीके से की गई है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को किस तरीके से दरकिनार करके पहले कानून बनाया गया और उसके तहत जिस तरीके से नियुक्ति की गई वो सवालों के घेरे में है। तो और जो बनाए गए हैं दोनों चुनाव आयुक्त वो भारतीय जनता पार्टी के खासतौर से गृह मंत्री अमित शाह के काफ़ी नज़दीकी समझे जाते हैं, और एक ने तो सीधे सीधे 2 विभागों में यानी गृह मंत्रालय में और सहकारिता मंत्रालय में अमित शाह जी के साथ काम किया है ज्ञानेश कुमार जी ने, तो उनका तो ये है। दूसरे जो सुखबीर संधू साहब हैं वो उत्तराखंड कैडर से आते हैं, उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद उनको एक्सटेंशन दिया गया था। जैसे ये एक्सटेंशन की सरकार है, तमाम अधिकारी बड़े जो हैं वो सब एक्सटेंशन में काम कर रहे हैं, वो वहाँ एक्सटेंशन में काम कर रहे थे। उसके बाद फिर वो आकर के दिल्ली में लोकपाल के सचिव बने अभी इसी फरवरी में, और अनुबंध के आधार पर थे, तो वो भी बनाए गए हैं। तो जो राजीव कुमार जी उनके बारे में पहले से ही सब बातें आती हुई, ये बताया जाता है, ये आम चर्चा है कि जो अरुण गोयल साहब ने इस्तीफा दिया वो राजीव कुमार जी से असहमतियाँ कुछ चलते हुए और कुछ दबाव होंगे उनके चलते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। अब क्या कारण है वो तो अरुण कुमार गोयल जाने, लेकिन ये चर्चाएं जो हैं वो सत्ता के गलियारों में है कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया था, उसमें ये महत्वपूर्ण कार्य समझाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई इस तरीके की दी जाएगी चेतावनी और उस पर कुछ रोक लगाई जाएगी, इसमें मुझको संदेह है। आपको याद होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई आचार संहिता का उल्लंघन किए थे और उनकी शिकायतें चुनाव आयोग को पहुंची थी। और चुनाव आयोग में उस समय चुनाव आयुक्त हुआ करते थे अशोक लवासा, उन्होंने जो था उस पर आपत्ति जताई थी कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देता जा रहा है। आखिर में उन अशोक लवासा को मजबूर होकर के त्यागपत्र देना पड़ा कि चुनाव आयोग जो इस तरीके के काम कर रहा है। तो ये सारी जब चीज़ें आप देख रही हैं तो मुझे संदेह है कि चुनाव आयोग
कुछ काम इस तरीके के करेगा। हालांकि राजीव कुमार जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका भी बयान था कि सब सारे अधिकारियों को और चुनाव से जुड़े हुए सारे लोगों को उन्होंने एक तरीके से सलाह दी थी और चेतावनी भी दी थी कि अब निष्पक्ष होकर के काम करें। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऊपर ही बैठे हुए लोग निष्पक्ष नहीं होंगे, उनके ऊपर आरोप होंगे विपक्ष की तरफ से लगातार और वो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, तो किस तरीके से निष्पक्षता होगी, ये इसको समझा जा सकता है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को जो है खुद जाकर के चुनाव आयोग जाना चाहिए, चूँकि आज 3 बजे के बाद फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी। और अगर बीजेपी उस विज्ञापन को वापस नहीं लेती है और ट्विटर और जगहों से उसको टेक डाउन नहीं करती है, तो अखिलेश यादव को जाना चाहिए चुनाव आयोग और जाकर के शिकायत करनी चाहिए कि इस पर आप तुरंत एक्शन लीजिए और एफआईआर जो है वो आचार संहिता के उल्लंघन में उस पर दर्ज होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस पर एक्शन लेंगे अखिलेश यादव। कुछ भी है, ये बहुत गंभीर स्थिति है जिस तरह की सब चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन जो आपने बात कही कि अखिलेश यादव को लेकर के जिस तरीके से कोरोना के दौरान जो सर मित्रा जी जिस तरीके से राहुल गांधी आज बात कर रहे हैं, मैं आपको 2-3 चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जिस तरीके से मसला आया, राहुल गांधी ने उस मसले को उठाया है और यही कहा है कि एक तरफ आप लोग मर रहे थे, 50 लाख लोग जो है उनकी लगभग मौतें हुई हैं और ये 50 लाख का आंकड़ा जो है सर मित्रा जी ये छुपाने की सरकार की तरफ से कोशिशें की गई। सरकार की तरफ से कहा गया कि 5 लाख मौतें हुई हैं कोरोना के दौरान, जबकि WHO की रिपोर्ट जो आई उसने कहा कि 50 लाख के आसपास कोरोना से भारत में मौतें हुई हैं। सरकार ने कहा कि ये रिपोर्ट गलत है, जबकि WHO का कहना था कि उसने 127 देशों की जो थी वो सूची जारी की कि वहाँ कितनी कितनी मौतें हुई और केवल भारत की तरफ से आपत्ति आई कि ये रिपोर्ट गलत है, बाकी सबने उस रिपोर्ट को स्वीकार किया, जबकि दबाने का काम सबने किया था। यहाँ तक कि अमेरिका में भी मौतें जो थी उनकी खबरें ये सरकार तो हर इंटरनेशनल रिपोर्ट को जो इसके फेवर में नहीं होती खारिज ही करती है जी। तो ये अच्छा, और ये मजे की बात ये है कि जो रिपोर्ट आई है उसी समय हर्षवर्धन साहब जो थे, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, वो WHO की एक कमेटी के अध्यक्ष बने। तो ये वहाँ बड़ा हल्ला पीटा गया था कि अब तो WHO का अध्यक्ष जो है भारत का हो गया है, स्वास्थ्य मंत्री वो हो गया है। तो यानी आपका व्यक्ति जब वहाँ उस WHO में मौजूद था तब वो रिपोर्ट आई, आपने उसको खारिज किया। तो राहुल गांधी उसी बात को कह रहे हैं। और ये सिर्फ नहीं है कि आधार पूनावाला का जो है वो जारी हो रहा है सोशल मीडिया पे बार बार चित्र प्रधानमंत्री के साथ वो है, वो बताया जाता है कि वो 18 अगस्त 2022 का चित्र है और 22 अगस्त 2022 को उनको जो है वो कॉन्टैक्ट मिल जाता है उसका वैक्सीन का। इसी वैक्सीन को लेकर के आधार पूनावाला की कंपनी के ऊपर ब्राजील में मुकदमा चल रहा है कि उन्होंने वहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे मित्र बताए जाते हैं, जाइर बोल्सोनारो, उनको प्रति वैक्सीन $1 की रिश्वत दी थी। ये ब्राजील में अभी भी मुकदमा चल रहा है इस कंपनी के ऊपर। उसको लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरह सवाल उठाए तो ये काफ़ी ज़्यादा संदेह के घेरे में। दूसरी तरफ ये भी याद दिलाना चाहेंगे सर मित्रा जी की पहली वेव के बाद वैक्सीन का आविष्कार बताया था हो गया है और वैक्सीन लग गई थी काफ़ी लोगों को। उसके बाद सेकेंड वेव में जो है अधिकतर मौतें जो है वो सेकेंड वेव में जो हुई हैं। तो आखिर उन सेकेंड वेव की मौतों का उस वैक्सीन का जो है क्या आपस में संबंध है, ये भी एक जो संदेह के घेरे में है। उसके बाद जिस तरीके से लगातार देश के अंदर बढ़ती जा रही हैं अचानक मौतें होने की जो खबरें आती हैं कि अचानक जो है वो अच्छा खासा लड़का था और वो जाकर के खेलता कूदता जाकर के उसकी मौत हो गई, ये सारी खबरें उसको भी वैक्सीन से कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है। अफ्रीकी देशों ने इस वैक्सीन की पूरी खेप जो थी वो डंप कर दी, उन्होंने अपने यहाँ नहीं लगवाई, ये खबरें भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई। तो यानी इस वैक्सीन को लेकर के कहीं ना कोई संदेह थे और इसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे थे। जिस तरीके से ताली थाली पिटवाने की तरफ दिया गया ध्यान कि आप ताली थाली पीटिए और साहब कोरोना वॉरियर्स जो उनके ऊपर फूलों से वर्षा करवाई गई, लेकिन दूसरी तरफ आपने लोगों को मरता हुआ छोड़ दिया। लोगों ने देखा किस तरीके से सड़कों पर ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे और इसी सरकार ने सदन के अंदर कह दिया कि ऑक्सीजन से मरने की कोई उसके पास सूचना नहीं है। जी पहले कहा गया था कि 4 लाख रुपया जो है वो कंपेंसेशन दिया जाएगा जिनकी मौतें होंगी, उसके बाद फिर आपने वो नहीं दिया और जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब फिर आपने कहा कि ठीक है हम उसको कंपेंसेशन देंगे। तो ये सारी चीज़ें लोगों के सामने कि किस तरीके से कोरोना में आपने चंदा उगाही की रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं इसी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कि लगभग 10% चंदा जो है वो हेल्थ और फार्मा केयर कंपनियों की तरफ से आया है। वो किसको गया होगा वो ठीक तरीके से समझा जा सकता है कि वो किनको गया होगा जब इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि किसने कितना चंदा दिया है। तो ये राहुल गांधी ने जिन सवालों को उठाया है तो ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डालने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब देते नहीं बन रहा है। आज गृह मंत्री कह रहे थे कि साहब कांग्रेस तो कैश से चंदा लिया करती, हमने तो इसको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जिसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है और ये कह चुका है कि ये काले धन का जरिया बन गया था,
हमारे गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी उसी की अभी भी वाहवाही में लगे हुए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि और जब परतें खुलेंगी तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वो किस तरीके से सच साबित होती हुई दिखाई देंगी और भारतीय जनता पार्टी इससे मुश्किल में घिरती हुई दिखाई देगी। मित्रा जी जी अमरेंदु जी, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो, चाहे अभी जो अखिलेश यादव को लेकर विज्ञापन जो झूठा जारी किया है, इसके पहले कांग्रेस को लेकर भी इसी तरह का एक झूठा विज्ञापन जो था 2G को लेकर वो जारी किया गया था, और फिर एक और विज्ञापन आया था कि जिसमें रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो रुकवा दिया गया और उसमें बच्चों को सुरक्षित ले आए हैं मोदी जी। ये भी एक विज्ञापन आया, जबकि विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि हमने मोदी जी ने कोई युद्ध नहीं रुकवाया। जो मोदी जी मणिपुर युद्ध क्या रुकवाएंगे दूसरे देशों का, ये तो बहुत बड़ी बात है जो जनता को खुद समझनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी इस चीज को लगातार जनता के बीच रख रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके सामने सच रख रहे हैं, सच के कुछ सिरे रख रहे हैं। बाकी ये काम जनता को खुद देखना है कि वो कैसे इन चीजों की तफसील में उनकी पड़ताल करे और समझे। और अभी हमने देखा कि कल राहुल गांधी अब जो है बिल्कुल मुखर होकर बोल रहे हैं। कल उन्होंने साफ साफ ये कहा कि अगर जब बीजेपी की सरकार कभी ना कभी जाएगी और जब जाएगी तो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो तमाम घोटाला है इसकी जो जांच होगी और उस पर फिर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हम वो बाइट भी आपको सुनवा देते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी का ये जो सच है, ये जो उनका बोलने का जो तरीका है, ये अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। राहुल गांधी की ये बात भी सुन लेते हैं। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। इसके सब आंकड़े आपके सामने हैं। पूरी कंपनी की लिस्ट अभी आई नहीं है। इसमें शेल कंपनीज हैं, इसमें सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। दुनिया में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है, ये बात राहुल गांधी ने ये जो बीजेपी के लिए कही है, ये वाकई बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। और आज हमने देखा कि जिस तरह से मोदी जी ने एक चिट्ठी जारी करके और अपील की है लोगों से, और मोदी की गारंटी उस चिट्ठी में आखिरी में लिखा है, उसमें कहीं ना कहीं एक उनकी बेचैनी, बेबसी झलक रही है कि मुझे किसी भी तरह तीसरी बार सत्ता में आना है, क्योंकि अगर सत्ता में इस बार नहीं लौट पाए तो फिर पता नहीं उन पर क्या क्या मुकदमे चल सकते हैं और क्या क्या उनके साथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ये जो डर है वो दिखाई दे रहा है। और इधर राहुल गांधी निडर होकर लोगों को अपने साथ जोड़ते हुए बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये अब दिख रहा है। आज मुंबई, आज उनकी आखिरी जो न्याय यात्रा का आखिरी दिन है और कल मुंबई में एक बड़ी रैली होने वाली है, और जिसमें ये खबर है कि विपक्ष के तमाम नेता इसमें जुटने वाले हैं। अमलेंदु जी, क्या कल विपक्ष एक नई आवाज देश को देने वाला है, कोई एक नई दिशा देगा इस राजनीति में? कल जिस तरीके से रैली होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो आखिरी दिन, और उसमें एक जो विपक्ष आखिरी बार एक अपनी ताकत दिखाएगा बीजेपी को। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे ऐसा होगा मित्रा जी। और आपको देखिए, इतिहास में अगर आप पीछे झांक करके देखें
तो मुंबई से जो दो बड़ी जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो दो बड़े कॉल दिए गए थे, भारत जो छोड़ो आंदोलन और दूसरा रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, दोनों का केंद्र मुंबई था। और वहाँ से जिस तरीके से कॉल दी गई उसके बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था। आज जो परिस्थितियां देश के अंदर बन रही हैं और बार बार विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ये सरकार जो है ये उस तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से अंग्रेज काम किया करते थे, बल्कि उससे ज़्यादा जो है बदतर हालात इसने देश के बना दिए हैं। और इसके खिलाफ उसी तरीके से लड़ाई लड़ने यानी की आवश्यकता है जिस तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी गई थी। और देखने में ये आ रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष की तैयारियाँ और खासतौर से कल को लेकर के रैली को लेकर के तैयारियाँ हैं, आज बताया जाता है कि मुकुल वासनिक जो हैं वो केसी वेणुगोपाल वो जाकर के शरद पवार से मिले हैं वहाँ जाकर के, और वहाँ की तैयारियां सब जो हैं वो की गई हैं। और खड़गे साहब जो तो आज बेंगलुरु में थे, उन्होंने वहाँ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो ये जिस तरीके से विपक्ष एक तरीके से इकट्ठा हुआ है, और कल का ही यहाँ उनका संजय राउत का एक भाषण जो है वो मराठी में, हालांकि लेकिन वो जिस तरीके से वायरल हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी ने एक समय नारा दिया था, और उसी तरीके से आज राहुल गांधी जो हैं वो चीज़ों को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, तो इनका साथ दीजिए। इसका मतलब ये साफ अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि राहुल गांधी इस समय भारतीय जनता पार्टी विरोधी विपक्ष की एक बड़ी उम्मीद बन करके उभरे हैं। और राहुल गांधी ने बहुत बड़ा काम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो किया है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले ये समझा जाता था, ये एक आम धारणा थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन, ये भारतीय जनता पार्टी भी कहती थी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कौन और कोई विकल्प नहीं है। ये बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जाती थी और जनता भी यही समझती थी कोई विकल्प नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कहना बंद हो गया कि विकल्प कौन। अब तो बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है अब मौका नहीं देना है, विकल्प तो चुन लिया जाएगा। विकल्प बहुत तेरे अब ये बात होने लगी है कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर विकल्प बहुत सारे हैं और किसी को भी बनाया जा सकता है। ये बातें अब होना शुरू हो गई। इसके लिए जो एक तरीके से कहा जाए वो भूमिका राहुल गांधी ने तैयार की है, और विपक्ष भी इस बात को समझ रहा है कि अगर राहुल गांधी ने ये भूमिका तैयार नहीं की होती तो आज विपक्ष 2014 या 2019 के मुकाबले और ज़्यादा बुरी स्थिति में होता, क्योंकि जिस तरीके से तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर, मीडिया के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया हुआ है एक तरीके से कहा जाए, ऐसी स्थिति में विपक्ष के लिए कोई स्पेस बचा नहीं था। लेकिन आज अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बनाए हुए स्पेस में पीछे खिसकती हुई दिखाई पड़ती है और ये बातें जनता के बीच होने लगी हैं कि अब किसी भी तरीके से मोदी जी को हटाना है। अब मतलब आप देखिए, पहले तो ये होता था कि मोदी जी नहीं तो कौन, अब ये हो रहा है कि कोई भी बना देंगे लेकिन मोदी जी को हटाना है। तो ये बातें जो शुरू हो गई हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि कल की रैली जो इंडिया गठबंधन की हो रही है, और इसमें सारे इंडिया गठबंधन के लोगों को न्योता दिया गया है कि उस समय, हालांकि पटना में जो रैली हुई थी वो भी एक तरीके से इंडिया गठबंधन की रैली थी। वहाँ मंच से भी जिसने भी बात की, वो चाहे लालू प्रसाद यादव ने बात की हो, चाहे वो डी राजा ने की हो, चाहे सीताराम येचुरी ने की हो, चाहे राहुल गांधी ने की हो, सब ने वहाँ इंडिया गठबंधन की ही बात की कि इंडिया गठबंधन की ही रैली है। तो एक तरीके से जो बिहार से शुरुआत हुई इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली की, अब चुनाव की शुरुआत जो है वो इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैली की होने जा रही है मुंबई से। तो ये एक बड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती मुंबई से उठने वाली है। भारतीय जनता पार्टी मुंबई से उठने वाले इस तूफान से कैसे अपने को बचाती है, ये देखना होगा। असली भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा और उनके चाणक्यों की परीक्षा अब होनी है, क्योंकि अब आप जो है केयर टेकर प्रधानमंत्री होंगे, चुनाव आयोग के हाथ में सारी शक्तियां होंगी। हालांकि चुनाव आयोग के ऊपर किस तरीके का आपका दबाव है वो देखा जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिस तरीके से हाल फिलहाल में 2-3 फैसले आए हैं, उससे ये भी समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग को ये भी समझ में आ रहा है कि दूसरी संवैधानिक संस्थाएं अब चुनाव आयोग के ऊपर निगरानी रख रही हैं और उसको निष्पक्ष होना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि निष्पक्षता से चुनाव कराने भी पड़ेंगे। तो ये दबाव भी चुनाव आयोग के ऊपर है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो चाणक्य अभी तक संवैधानिक संस्थाओं के दम पे, एजेंसियों के दम पे जिस तरीके से अपने को चाणक्य साबित करते थे, उनकी चाणक्य की नीति जो है वो अब देखने को मिलेगी कि आप किस तरीके से मुंबई से जो तूफान उठ रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी अपने को किस तरीके से बचाती है। फिलहाल तो यही लगता है सर्वमित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों में घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सीट शेयरिंग के अपने किए हैं, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साहब बिहार में तय नहीं हो पा रहा है, मतलब बिहार में जिस चिराग पासवान को आप पूछ नहीं रहे थे, जिसका सामान आपने निकलवा के सड़क पर फेंकवा दिया था और रामविलास पासवान की फोटो सड़क पर पड़ी हुई थी, आप उस चिराग पासवान को ना सिर्फ पूछ रहे हैं बल्कि उसको आप वहाँ 5 सीटें भी दे रहे हैं और एक राज्यसभा। तो ये जिस तरीके से हो रहा है, तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किस तरीके का दबाव अब आ चुका है
और मुंबई से जो तूफान उठेगा उससे भारतीय जनता पार्टी अपने को किस तरीके से संभालती है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अब कई चुनौतियां हैं। राहुल गांधी की चुनौती है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो माहौल बन रहा है उसको चुनौती है, रोजी रोटी रोजगार को लेकर के जनता जो सवाल पूछ रही है वो चुनौतियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किया क्या है ये बताने के लिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, तो अब संकट भारतीय जनता पार्टी के सामने गंभीर है। आज 3 बजे के बाद मुझे लगता है कि देश का माहौल भी काफ़ी कुछ बदलेगा और हवा भी बदलेगी, मौसम तो बदल ही रहा है शर्मिष्ठा जी। जी अमरेंदु जी, और हमने ये देखा है कि इस मौसम के बदलने में पहले पटना और फिर मुंबई, पहले भी, क्योंकि जब हमने ये देखा कि नीतीश कुमार, अब वो इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हीं की पहल पर ये गठबंधन की शुरुआत जो थी वो पटना से शुरू हुई थी, और मुंबई में आकर जब इसको इंडिया नाम, और वहां पर ममता बनर्जी ने हमारे सबके फेवरेट राहुल जी बोला था, शरद पवार राहुल गांधी की लगातार तारीफ कर रहे हैं, संजय राउत तारीफ कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे तारीफ कर रहे हैं, स्टालिन तारीफ कर रहे हैं, ये तमाम नेता जो हैं वो राहुल गांधी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और अभी जो विपक्ष का जो तूफान कल जो मान सकते हैं कि कल उठने वाला है, उसमें अब मोदी लहर कहां जाएगी इसका कोई ठिकाना फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। और अभी हमने ये देखा था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो पहली जो शुरू थी वो उसमें बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान और डरो मत, ये कुछ मुख्य बातें थी। इस बार राहुल गांधी 5 न्याय को लेकर मणिपुर से निकले थे, और अब मुंबई पहुंचते पहुंचते ये आर्थिक सामाजिक न्याय, नारी शक्ति, श्रम शक्ति, युवा न्याय, ये सब जो बातें हैं इन सब को साथ लेते हुए राहुल गांधी, हमने देखा कि यूपी में किस तरह सड़कों पर जब राहुल गांधी आए तो युवा उनके साथ आए, और उसके बाद योगी सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो परीक्षा को रद्द करा के फिर से कराए। ये इसका असर जो है सड़कों पर लगातार दिख रहा है। और अब ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला जो है, और इसको राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से उठाया और जैसा बताया कि किस तरह से ये केवल एक छोटी सी घटना नहीं है, बल्कि इसका पूरा राजनीति 10 सालों में जितने खेल जो किए गए हैं मोदी सरकार में, उन सब का कहीं ना कहीं संबंध जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड से भी जुड़ता नजर आ रहा है। इन सब बातों को राहुल गांधी ने आज जनता के सामने रख दिया है, बीजेपी को एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। अब से कुछ देर में चुनाव की घोषणा होने वाली है, और जैसा कि अब आपने कहा कि मौसम बदल रहा है, तो अब देखना होगा कि इस बदलते मौसम में और क्या क्या बदलने वाला है। अगले 2 महीनों में देश को क्या नई सरकार मिलेगी, क्या बीजेपी डर कर अब विपक्ष में बैठने को मजबूर हो जाएगी, ये अब देखना होगा। तो आज इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।